हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, लाइट, बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं हम लोग रूबरू डेली लाइफ में होते हैं। लाइट चल रहा है, बल्ब चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसा एक्टिविटी हमारे सराउंडिंग में होते रहता है जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसके बारे में फिजिक्स में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके समझने से पहले हम लोग कुछ नॉर्मल चीज समझते हैं। करंट क्या होता है? करंट नॉर्मल, अभी आप इलेक्ट्रिसिटी पे ना जाए, करंट की बात करें। नॉर्मल मीन्स क्या होता है? फ्लो। करंट मीन्स क्या हुआ? फ्लो, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। बोलते हैं पानी का धारा। तो देखो, ये वाटर का फ्लो है ना, ऐसे वाटर का फ्लो। ये क्या है? एक तरीके से करंट, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर करंट इसको हम लोग बोल रहे हैं। या इस पाइप में आप देखो, इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, वो भी क्या है? क्या है? वाटर फ्लो। यानी कोई चीज फ्लो कर रहा है, हम लोग बोलते हैं उस चीज का वो करंट है, वो धारा है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि धारा किसको बोलते हैं, फ्लो किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और पिक्चर है, क्लियर हो गया? इस तरह कोई पाइप है, उससे वाटर का फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये वाटर का एक करंट है, धारा है, हम लोगों के पास आ रहा है। अब इस एनालॉग को लेकर हम लोग आगे भी समझेंगे, इसलिए मैं पिक्चर दिखाया हूँ कि आगे इसका यूज होने वाला है, आपको समझ में आएगा। यानी किसी चीज का फ्लो, वाटर का हो, कोई केरोसिन हो, जो भी लिक्विड हो, उसका एक फ्लो हो रहा है, या किसी भी चीज का फ्लो, उसको लोग बोलते हैं करंट, एक धारा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है हम लोग साधारण भाषा में समझ लें कि चार्ज दो तरीके से होता है। एक को हमने नेमिंग कर दिया है पॉजिटिव, और दूसरे को हमने नेमिंग कर दिया है नेगेटिव। और भी चार्ज होते हैं, इसे न्यूट्रल भी बोलते हैं, हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं, चार्ज होता है पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज दो तरीके से हमारे पास है। तो जिस तरह अब हम लोग समझें कि चार्ज है, तो चार्ज समझ में आ गया, दो तरीके की चार्ज है। ये कहाँ होता है आपको पता है? किसी भी हमारे पास जो एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उससे कंसिस्ट होता है। इस तरीके से चार्ज। तो अगर देखा जाए कि कोई मटेरियल है तो उसमें किस तरीके चार्ज होता है। मान लो कि ये एक मटेरियल है, हम लोग बहुत आराम से समझेंगे और ये सबको समझना है। तो मान लो कि जो न्यूक्लियस है, ऐसा कुछ है, हमने दिखा है न्यूक्लियस जहाँ प्रोटॉन पड़े हुए हैं, न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये हमें जूम आप कर सकते हो, मैग्नीफाई करके मैं दिखा रहा हूँ। और इसके सराउंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं इनका मूवमेंट होता रहता है। अभी मैं किसी मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट कैसा होता है वो देखते हैं। तो कुछ जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कुछ ऐसा जा रहा है, किसी का मर्जी हो ऐसा जा रहा है, किसी का मर्जी ऐसा जा रहा है, किसी का मर्जी ऐसा जा रहा है। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम होता है। क्या होता है? मूवमेंट है वो क्या होता है? रैंडम, इधर इधर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता रहता है। अब इतना समझ में आया कि एक कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है, मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, कुछ भी है, इस तरीके से उसमें होता है।
तो हम लोग अभी हमने क्या देखा था, वाटर का फ्लो। तो चार्ज का भी फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज का भी फ्लो होता है। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है सिचुएशन, किसी भी मटेरियल के दो एंड पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि वो चार्ज का फ्लो होने लगता है। बात समझ में आया? तो चार्ज का फ्लो हुआ, तो वाटर का फ्लो था तो क्या था, करंट था। यानी कि चार्ज का फ्लो हुआ, इसलिए हम बोलेंगे चार्ज का करंट। क्या है, यानी कि चार्ज भी फ्लो कर रहा है, यानी इसकी धारा है चार्ज की। तो जिस तरह भी पिक्चर में आपने देखा था कि ऐसे था और इस तरीके से इसे वाटर निकल कर रहे थे। तो मान लो इस तरह के मटेरियल है, यहाँ से चार्ज ऐसे से मूव कर रहा है, यानी कि चार्ज का फ्लो। तो इस चार्ज के फ्लो को हम लोग बोलते हैं करंट। इसका पर्टिकुलर नेम हमने दिया था इसमें, करंट। करंट मीन्स चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। इतना समझ में आया? और धीरे धीरे हम लोग इसको और कंसाइज करते जाएंगे। तो धीरे धीरे इसमें हम लोग ये समझे कि अब फ्लो ऑफ चार्ज, तो कितना चार्ज, बात ये है ना, कितना चार्ज, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब बात आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो सपोज इसमें डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, मान लो ऐसा इधर फ्लो हो रहा है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट मान, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। वाटर में क्या होता था, वाटर जिधर फ्लो हो रहा है हम बोलते हैं करंट उधर ही है। नदी में कोई पानी बह रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, वाटर का करंट उसी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर अपोजिट होता है, इसका रीजन है कुछ। रीजन ये है सिंपल सा, कि जब करंट का एग्जिस्टेंस में आया, लोग को समझ में आया करंट क्या होता है, करंट का यूज लगा, यानी इन्वेंशन हुआ, एक तरीके से बोल सकते हो। तो उस समय प्रोटॉन नाम का कोई चीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब चीजें मतलब था नहीं, मतलब इसका नॉलेज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन भी कोई चीज होता है। तो उसमें फ्लो ऑफ जो प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, एंड फ्लो ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन था उसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट मानते थे। इसलिए आज भी हम लोग कन्वेंशन में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके यानी अपोजिट है पॉजिटिव चार्ज का, प्रोटॉन का। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट का डायरेक्शन ये है। शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमें पता चल गया कि करंट का क्या है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि कितना चार्ज का फ्लो, कितना चार्ज का फ्लो। जैसे वाटर था, अब देखो वाटर से बहुत अच्छा सा समझ सकते हो। मान लो कि ऐसा कोई पाइप है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कोई पाइप है ना, उसको लो काट दो, जो आपको इंटरफेस मिलेगा कटा हुआ उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जो सामने का आपका ये फेस दिख रहा है ना, ये जो कटा हुआ वो। तो मान लो कि इसमें वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, सपोज करो, और ये वाटर सपोज 10 सेकंड के लिए है, 10 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। आप नीचे बकेट लगाया हो ना बकेट, आपने बकेट लगाया, यहाँ पर वाटर ऐसे आने लगा। तो आप बोले, आपने फिर वाटर को मेजर किया, मेजर करके क्या होगा, उसका वॉल्यूम निकालोगे। तो आपने बोला कि 2 लीटर हमारा वाटर मिला, कितना में, 10 सेकंड। तो हमने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, 2/10, यानी कि 0.2 लीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है। उसी तरह मान लो कि कोई मटेरियल है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन मान लो कि मूवमेंट में आ चुके हैं।
मान लो कि मूवमेंट में आ चुका है, तो इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनका फ्लो हो रहा है ऐसे। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो यहाँ पर जो चार्ज हमने पढ़ा था, चार्ज, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे? Q से डिनोट करते हैं। तो बाय द वे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम था वाटर का, तो हमने यहाँ सपोज किया कि Q चार्ज, यहाँ क्या था, हम लोग बोले थे 2 लीटर, यहाँ हमें सपोज कोई बकेट तो नहीं बोल सकते, मान लो कि यहाँ से Q चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज फ्लो किया, यहाँ 10 सेकंड में था, तो मान लो यहाँ T टाइम में किया, 10 सेकंड हो गया, यहाँ क्या T टाइम। तो करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ ए चार्ज फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन एरिया या यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा, तो Q चार्ज फ्लो हुआ T टाइम में, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, Q बाई T। और करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I से, सो I इक्वल टू Q बाई T। ये चीज हमें एक रिलेशन मिला फिजिक्स का। तो चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और करंट को हम लोग, करंट जो फ्लो हो उसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर, ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज है, और इसको हम लोग चार्ज को जो यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर हुआ, इसका जो यूनिट है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बेसिक चीजें। सो यूनिट क्या हुआ? कूलम, इसको चार्ज का। एक कूलम चार्ज को हम लोग कितना बोलते हैं? तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स नियरली होते हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स नियरली होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कूलम, ठीक है, या इक्वल टू बोलते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम का चार्ज है आप निकालोगे, तो 1 बाई इतना डिवाइड कर दोगे, तो समथिंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। सो अभी समझ में आ गया चार्ज क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, हम लोग कैसे निकालें। तो अब हम लोग एक एम्पियर को डिफाइन कर, अब एम्पियर हमें पता चल गया करंट का जो यूनिट है हमारा, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब कि एक एम्पियर किसको बोलते हैं? एक एम्पियर हम लोग बोलते हैं कि एक कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसको बोलते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो बोलते हैं कि 1 एम्पियर का फ्लो हो। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? एक अच्छा सा फिजिक्स में फॉर्मूला मिला कि करंट यानी I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज मीन्स क्या? चार्ज फ्लो जो हुआ अपॉन टाइम जो इलेप्स्ड हुआ, ये होता है। यानी इसको सिंपली हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T।
तो अभी हमने समझा कि चार्ज क्या है, फिर हमने समझा करंट क्या है। तो एक बात आपसे हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल आप मटेरियल है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं रहा है, करंट तो कुछ आपको मिलता नहीं नॉर्मल रखे रहने से। तो आपसे बोला था कि कोई इस तरह से मटेरियल है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो होने लगता है, उसका कोई रीजन है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, फिर से वाटर से समझते हैं। अब मान लो कि वाटर को कभी नीचे से ऊपर जाते देखे हो, मतलब नॉर्मल केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ऊपर से नीचे आता है। यानी कि अगर आप देखो कि ऐसे तो बकेट ही, ठीक है, बकेट है, इसमें वाटर ऐसे, आप एक पाइप ऐसे लगाओ, प्लास्टिक का रबर जो भी है, और ऐसे आप छोड़ दोगे, देखो एक और पानी एक और फ्लो होने लगा। तो यहाँ से यहाँ मान लो ये ऐसे किसी टूल पर रखा हुआ है तो पानी यहाँ से गिरने लगता है ना, एक आपने खींचा उसको पानी निकल गया, फिर फ्लो में आने लगता है, फिर कुछ करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस है ना, कहीं न कहीं प्रेशर डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका नीचे आ रहा है। तो जब भी किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर, या उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग अभी समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल, अब देखो कि इसमें कब होता है फ्लो, जब आप कोई ऐसे बैटरी लगा देते हो, याद है बैटरी लगाते देखो ना, टॉर्च क्यों जल जाता है? टॉर्च इसलिए जलता है कि आपने बैटरी लगाया और टॉर्च जल गया। तो इस तरह सिंबल होता है, बैटरी को हम लोग जो बड़े वाले लकीर है इसको हम लोग प्लस साइन बोलते हैं, इसको माइनस। तो प्लस से निकल रहा है फ्लो ऑफ करंट और आ रहा है माइनस में। तो जैसे ही बैटरी यहाँ हुआ, स्विच ऑन हुआ, क्या होता है, मान लो कि यहाँ स्विच ऐसे लगा हुआ है, कोई स्विच ऑन हुआ और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अभी ज्वाइन हुआ ना, ये हमारा जो मेटल का वायर है, या सपोज यहाँ बल्ब भी लगा हुआ है, जो भी है, तो उसमें जब ये कंप्लीट होता है, ये जो कंप्लीट जो बना हुआ है डायग्राम, उसको बोलते हैं एक सर्किट, जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। सर्किट कैरिंग सम करंट, यहाँ करंट हो रहा है, एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। बोला ये जा रहा है कि मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ, ठीक है, ये चार्ज ए पॉइंट पर है, मान लो कि ये मूव किया और कहीं ये मूव ऐसे किया और बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो जब ये गया है एक पॉइंट से दूसरा, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी किसी ने सप्लाई किया होगा, या कोई सोर्स ने इस पर वर्क किया होगा। अपने आप तो हो नहीं सकता, आपको पता है एनर्जी का जो कंजर्वेशन एनर्जी क्या है। तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म का एनर्जी किसी फॉर्म में यहाँ पर लगा होगा, उसी कारण कुछ वर्क हुआ होगा। तो मान लो कि ए पॉइंट से एक चार्ज है, ए पॉइंट से हमारा एक चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो अभी, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ, तो मान लो कि वर्क डन हमारा यहाँ से यहाँ आने में W हुआ। क्या हुआ? हमारा वर्क डन W हुआ। इतना आपको समझ में आया? तो मान लो कि जब हमने कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, यहाँ तक समझ में आया। तो मान लो कि ये मटेरियल है और यहाँ से यहाँ सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है ना, ऐसे बहुत सारे चार्जेस, ये मूव कर रहा मूव कर रहा मूव कर रहा है, यहाँ से मूव किया यहाँ तक आया। तो मान लो कि चार्ज टोटल जो मूव किया है एक क्यू चार्ज है हमारा, एक क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट से सपोज ए पॉइंट है और बी पॉइंट है कोई माना, यहाँ तक क्यू चार्ज आया है। कि कोई एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा है, बैटरी हो सकता है, या अदर किस्म के कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसी कारण हो सकता है, या अदर सोर्स में।
उससे क्या वर्क डन हमारा W। तो कहा जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको बता रहा हूं। बेसिकली अगर इसको आप जीरो ले लोगे तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट की तरह ही होता है। जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी में कैसे पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हो, उसी तरीके से। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि रेट की बात करें पर यूनिट चार्ज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, पोटेंशियल डिफरेंस को। वर्क डन कितना हुआ W, कितने चार्ज का फ्लो हुआ Q। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहां से हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं वोल्ट, और डिनोट किससे करते हैं V से। अब हम लोग फिर यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि एक वोल्ट किसको कहते हैं, एक वोल्ट किसे बोलते हैं। तो 1 वोल्ट जो होता है बेसिकली 1 जूल का काम हुआ है। कितना? 1 जूल का काम हुआ है 1 कूलम के चार्ज पे। तो हम लोग इसको बोलते हैं यानी कि 1 जूल पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 जूल का काम हुआ है 1 कूलम के चार्ज को किसी पॉइंट से, तो बोलते हैं कि 1 वोल्ट का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 1 वोल्ट आपको समझ में आया, वोल्ट क्या हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है। अब हम लोग कुछ कंपोनेंट है और उसका सिंबल क्या है और कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पर ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, जिसको हम लोग बैटरी भी बोलते हैं। ये जनरली हम लोग जो डिनोट करते हैं इस सिंबल से करते हैं। ठीक है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। दूसरी बात ध्यान देने का ये है कि इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है इस तरीके से होता है और आता है नेगेटिव साइन इस तरीके से। कॉम्बिनेशन ऑफ ये हो गया। स्विच, अपने घर में स्विच दिखाओ ना, ओपन मतलब फ्लो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी या करंट का, क्लोज मीन्स है वहां पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो वायर ज्वाइंट आपने देखा, ये आपका बुक में भी होगा लेकिन फिर जस्ट फॉर रिकॉल मैंने करवा दिया। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, वायर यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, बस क्रॉस कर रहे हैं फिजिकली ऐसे। बल्ब का सिंबल आपको रेसिस्टर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको डिनोट करते हैं, मतलब इस तरीके से सिंबल्स हम लोग प्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेयोस्टेट, इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपको एरो दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह हम लोग लगाते हैं तो पर्टिकुलर रेसिस्टेंस जो है किसी चीज का इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या यहाँ इस तरीके से हम लोग करते हैं। एमीटर, एमीटर जो होता है हम लोग करंट नापने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? करंट मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर से नेम से पता है आपको, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो क्या है उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पिक्चर में कि एक सर्किट है। सर्किट में क्या क्या लगा हुआ बताता हूँ आपको। ये है वोल्ट मीटर, यहाँ मेरा माउस है, ये वोल्ट मीटर। ये है रेसिस्टेंस, एक सवाई आपको दिखा, ये है रेसिस्टेंस। ये है एमीटर, इसे करंट मेजर करते हैं। ये है हमारा स्विच। ठीक है। और ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। ठीक है। और ये डॉट डॉट जो ब्लू लाइन है ये शो कर रहा है कि आप कभी इसको सिंगल, इससे जैसे कि अगर मैं यहाँ नेमिंग कर दूं कि 1 1 2 3 4, एक बार हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया सर्किट को, दूसरी बार में 2 बैटरी को ज्वाइंटली करके कनेक्ट किया, फिर तीसरी बार में 3 बैटरी को, चौथी बार में 4 बैटरी को, ऐसे आपने करके कनेक्ट किया। ये आपका स्विच दिया हुआ है।
अब क्या होता है यहाँ पर कि हमने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया कि सारा सर्किट एज इट इज हमने एक बार एक बैटरी को सिर्फ यूज किया। पहला केस में सिर्फ वी पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी लगाया, तो हमें कुछ वी पोटेंशियल डिफरेंस वाला लगाया, तो यहाँ से हमें कुछ वोल्टेज आया पहला केस के लिए, अब कुछ यहाँ से करंट आया। ठीक है, तो पहला केस में हमारा वी आया, दूसरा में I1 आया। ठीक है, दूसरा केस में हमने कितना लगाया था, एक बैटरी, दूसरा हमने 2 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो हमें कुछ आया V2 और करंट आया I2। तीसरे बार ने हम लोग 3 बैटरी लगा दिया, तो आया हमारा V3 और हमारा आया I3। चौथे बार में हमने लगाया 4 बैटरी, ठीक है, आया V4, आया I4। ये सभी का जो वैल्यू हमने निकाला किससे, वोल्ट मीटर से देखा बार बार और एमीटर से, एक बैटरी लगाने पर V1 का क्या वैल्यू है, I1 का क्या है। जब ऐसे निकाला तो हमें एक रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि V जो है प्रोपोर्शनल टू I, वोल्ट है प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ हम लोग निकाल रहे थे बार बार, वो करंट के फ्लो का प्रोपोर्शनल। इसको जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में भी नहीं जाते हैं। तो हमें रिलेशन मिला कि वोल्टेज जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू कोई कांस्टेंट प्लस I, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो फिर हमने जब रिलेशन निकाला और एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जो K का वैल्यू है ये हमें प्राप्त हुआ रेसिस्टेंस जो था, जो लगा हुआ था R वो। तो हमने इसको फिर क्या बोला कि अच्छा किसी सर्किट में है तो V R I। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेसिस्टेंस, यानी यहाँ पर हमें क्या मिला, ये क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, रेसिस्टेंस, और ये क्या है, करंट। एक रिलेशन हमें मिल गया कि V इक्वल टू I R, और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया चीज हम लोग अभी सीखा, रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो किसी भी मेटालिक वायर, एक चीज और थोड़ा बता दूं, मैं थोड़ा सा स्लिप कर गया था। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट का फ्लो हो, करंट फ्लोज इन दैट मटेरियल। नॉन कंडक्टर क्या होता है, जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सारे कंडक्टर हैं। नॉन कंडक्टर जिसमें कि फ्लो नहीं होता है, जैसे वुड। लेकिन आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे तो बहुत कहना मुश्किल है कि क्या कंडक्टर है क्या नहीं कंडक्टर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन केस में कहीं न कहीं कुछ कंडक्टिंग की तरह काम करता है, तो उसको हम लोग नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल जो जनरल हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें ये समझेंगे कि जो भी आप देखते हो इलेक्ट्रिक किसमें फ्लो करता है, कॉपर का वायर रहता है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, वो हमारे लिए कंडक्टर है, राइट। तो इस तरह के जो वायर होता है ना, उनका कुछ रेसिस्टेंस भी होता है, रेसिस्टेंस वहीं से आया। वायर है या कोई भी गैजेट है या बल्ब है, सबका एक रेसिस्टेंस होता है जिसमें फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका जो एसआई यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं ओम, ऐसे डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। इसको साउंड कैसा आता है, ओम। अब फिर हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम किसे बोलते हैं, तो 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन
1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम जो हुआ 1 वोल्ट पर एम्पियर। यानी किसी भी मेटालिक वायर की बात करें, और ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, जो आगे हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें रेसिस्टेंस ऑफ वायर या किसी जो मटेरियल है जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल है उसका एक फिक्स होता है, ठीक है। तो 1 ओम क्या हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर, ओके। अब हम लोग इस फॉर्मूला को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे हालांकि जरूरत नहीं है, इतना तो समझती हो। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आर, R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आई, इस तरीके से। अब हम लोग रेसिस्टेंस जैसे बताया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, तो फिलहाल हम लोग उस फैक्टर को भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग एक देखेंगे कि रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का कैसे वेरी होता है। तो इसके लिए हम लोग ये समझेंगे कि मान लो कि ये एक मेटालिक वायर है, मान लो ऐसा मेटालिक वायर है, ठीक है। तो इस मेटालिक वायर का जो रेसिस्टेंस हो वो डिपेंड्स करता है ऑन इट्स लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है। एक यूनिफॉर्म की बात करो, यूनिफॉर्म है यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है, यहाँ कुछ डिफरेंट है, सेम एक जैसा है। तो लेंथ पर डिपेंड करता है। ये बोला गया है कि रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ जो कंडक्टिंग वायर है या मटेरियल उसका। दूसरा केस में बोला गया कि जो रेसिस्टेंस है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी कि सेम ही लेंथ का मैंने लिया, ठीक है, लेकिन एरिया क्या हुआ बड़ा कर दिया मैंने। मान लो ऊपर वाले की तरह ही इसका लेंथ है, लेंथ हेल ही है मान लो, लेकिन एरिया अब चेंज हो गया, एरिया मतलब बड़ा हो गया कुछ। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, यानी ये जो एरिया है उसके एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा। तो हमें दो चीज है कि किस पर डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया पर। इसको हम लोग ज्वाइंटली ऐसा लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सो आर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट एल अपॉन ए, यहाँ एल क्या है लेंथ है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमें मिल गया, ये क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिल गया। ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिला है इसे हम लोग बोलते हैं रो। ये जो के है इसको बोलते हैं रो, यानी कि आर क्या बन गया रो एल टी। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं आर एच ओ रो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था वो के ही है, के लिखो, लेकिन हम लोग फिजिक्स में ऐसा लिखते हैं जाकि इसका कुछ मीनिंग होती है। इसको हम लोग के को लिखते हैं रो, और ये क्या है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो हमें क्या फॉर्मूला मिल गया रो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। यूनिट की बात करूं तो लेंथ है, एरिया है, रो है, आप देख लो। तो रो का अगर यूनिट की बात करूं तो क्या हो गया आर ए एल। रेसिस्टेंस क्या होता है यूनिट का बात करूं तो क्या हो गया
ओम, एरिया लेंथ डिवाइड हुआ ओम मीटर, हुआ ना, ये क्या हो गया हमारा ओम मीटर। रो का जो सही मीटर क्या है ओम मीटर, ठीक है। ये क्या हुआ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, या सिंपल आप लैंग्वेज में इसको रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हो। तो अपने पास एक रिलेशन आ गया रो इक्वल टू आर ए वाई। बेसिकली आपको माइंड में बस प्रोपोर्शनल याद है, तो रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाई, बस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है रेसिस्टर के बारे में, कैसे कैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किसी मटेरियल का। अब हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टर्स इन सीरीज, पहले बार सीरीज में होता कैसा है। तो पिक्चर में जो आपको ये दिख रहा है ना, एक रेसिस्टेंस R1 जिसका है वैल्यू, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। जिस तरीके से कनेक्टेड है, एक एंड का दूसरा स्टार्टिंग, दूसरे का एंड का तीसरा स्टार्टिंग, ऐसे करके जो है कनेक्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। यानी कि इस तरीके से कनेक्शन जो है, ये क्या कहा जाता है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा। इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम लोग निकालने की कोशिश करें। कहने का मतलब इन तीनों का बराबर जो इसका रियल जो यूज हो रहा होगा, ये जो रेसिस्टेंस दे रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे कि ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसा रेसिस्टेंस निकालें ये तीनों के बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसा हम लोग करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, ये बैटरी अपना लगा हुआ है, ठीक है। करंट यहाँ से फ्लो हुआ आई, अच्छी बात है, एम्पियर है, तो लगा हुआ कहाँ जी कितना करंट फ्लो है। अब यहाँ पर जो एक्स पॉइंट है और इसके क्रॉस एक लगा हुआ वोल्ट मीटर, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ठीक है। अब बात समझो कि मान लो कि इस पॉइंट को एक्स, इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, और ये हमारा वाई हो गया। तो करंट तो इसमें भी आई ही फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी निकला है सो आई ही, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं एक वोल्ट मीटर ऐसा लगा दूं बाई तरफ, ऐसा इमेजिन करो, आप लगा नहीं है, ऐसा इमेजिन कर लो कैसा लगा हुआ है वोल्ट मीटर यहाँ, कुछ ऐसा। तो ये वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा, V इक्वल टू आई R1 दिखाएगा। देखो आई करंट इससे फ्लो हो रहा है, इससे भी आई, रेसिस्टेंस R1 है, तो वोल्टेज कितना होगा इसके क्रॉस V I R1। यानी कि अगर मैं बोलूं कि V X A कितना हुआ I R1, दूसरी बात उसी तरह मैं इसके बीच लगा दूंगा, यहाँ से पॉइंट लूं, ऐसे करके मैं बी पॉइंट पर लगा दूं। अगर मैं बोलूं आपको कि VAB क्या होगा, आई करंट तो आई ही है, R2, यहाँ भी जो करंट का फ्लो है वो भी तो आई ही है, यहाँ भी आई ही है, और यहाँ भी जो निकल रहा है आई ही है, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा भी मैं क्या करूँगा, वोल्ट मीटर ऐसे लगाया, जांच कर रहा हूँ कि कितने इसका है। तो ये क्या होगा VBY, करंट है आई और रेसिस्टर है R3, अच्छी बात है। अब यहाँ एक बात नोटिस करना, ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको जो VXA का जो वैल्यू होगा, VAB का जो वैल्यू होगा, और VBY, इस सारे को हम लोग ऐड कर दें तो ये इकट्ठा वोल्ट मीटर यहाँ दिखा देगा। यानी कि हम इसको बोल दें कि VXY, यानी एक्स और वाई पॉइंट को जो ज्वाइन हम लोग कर रहे हैं, ये कितना दिखाएगा वोल्टेज, ये तीनों के क्रॉस जो टोटल होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये आगे भी आप समझेगा, इसलिए सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो VXY हमारा क्या हो गया,
वी एक्स ए प्लस वी ए बी प्लस वी बी वाई, ये नेमिंग है, इसे कुछ घबराना नहीं है, ठीक है। तो वी एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स क्या है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। सो वी एक्स वाई, आई कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो जो पोटेंशियल हमारा है वो क्या है, करंट तो आई का ही है जो फ्लो हो रहा है, और तीनों को ऐड अगर कर दिया सिंपली, जो अर्थमेटिक्स में हम लोग जो एडिशन करते हैं नॉर्मल, तो हमारा टोटल पोटेंशियल पता चले। तो इसको अगर हम बोल दें ऐसा कि चलो इसको हम लोग नेमिंग कर दें एक कैपिटल आर, ये हमारा वोल्टेज हो गया वी एक्स वाई, या इसको वी बोल लो आप। तो आर जो इक्विवेलेंट आया है, यानी कि सीरीज में कोई जुड़ा हुआ है ऐसे, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट सिंपली क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी कि जब भी सीरीज में कोई भी ऐसा हो, ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इकट्ठा हमें कोई एक रेसिस्टेंस लगाना हो, इसलिए स्टडी करें कि इकट्ठा लगाना हो R का, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज के केस में हम लोग सिंपल अरिथमेटिकल जो एडिशन होता है वो कर देते हैं, जो वैल्यू है रेसिस्टेंस का। इस केस में हम लोग रेसिस्टर जो है वो पैरेलल में, पैरेलल का मतलब समझ ही रहे हो आप, देखो R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3, पैरेलल मींस क्या होता है, नॉर्मल मैथ में भी आप देखोगे, यानी ये पैरेलल इसके पैरेलल ये पैरेलल, यानी किसी तरह रेसिस्टेंस ये हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये पैरेलल में, इससे जो फॉर्मेशन उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर फिर से हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अगर इस तरीके से तीन पैरेलल रेसिस्टर है तो क्या एक वैल्यू का रेसिस्टर हम लोग लगा दें कि इसके बराबर काम करेगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग समझेंगे, यहाँ देखो पॉइंट, यहाँ इस तरह बैटरी है, यहाँ से करंट आई फ्लो हुआ, यहाँ भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई, यहाँ क्या वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो कोई भी रेसिस्टर आप ले लो, उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होगा, देख रहे हो वायर यहाँ पर है, यहाँ जो होगा एक्स वाई, सारे जुड़े हुए एक्स वाई से, यानी कि वोल्ट हमारा तीनों केस में सेम होगा। और करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है। सपोज ये I1 हो गया, ये हमारा I2 है, और ये हमारा I3, यहाँ से इसी तरह निकलेगा I3, ये निकलेगा I2, ये निकलेगा I1, अब फाइनली ये क्या हो जाएगा I। इतना समझ में आया। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि पहला केस लेते हैं R1 के लिए। R1 के लिए जो वोल्टेज है V होगा, तो V इक्वल टू I1 प्लस R1। दूसरे के लिए R2 के लिए बात करूं तो I2 R2। तीसरे के लिए अगर बात करो, तीसरे यानी R3 रेजिस्टेंस के लिए, तो I3 एंड R3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एक ऐसा लगाना है जिसमें वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस R हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसमें करंट I हो और रेजिस्टेंस R हो, और वोल्टेज इसके इक्विवेलेंट हमें लगाना है। तो ये चीज देखो तो आपको मिल गया I इंटू R। तो एक रिलेशन आपको पता है यहाँ से कि हमें निकालना है ये R इक्विवेलेंट। टोटल जो करंट है I क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। देखो तो यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना तीन भाग में। अब कितना कितना है हम लोग को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 I के बराबर है। अच्छी बात है।
अब I को हमने लिया, I1 हमारा क्या है, V अपॉन R1 है ना, I2 क्या है, V अपॉन R2, और I3 क्या है, V अपॉन R3। ये दिखा आपको। अब इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, V कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था, एक ऐसा रेसिस्टेंस हो जिससे हमारा ये काम बन जाए। अब यहाँ से हमने R इक्विवेलेंट निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर, हमें ये फॉर्मूला पता है, देखो यहाँ से हम लोग करके देखते हैं। यहाँ अभी हमने रिलेशन लिखा था ना, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, हमें तो R इक्विवेलेंट ही निकालना है ना। अब देखो इसको यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू आई आर, आर हमारा क्या हो गया, इसको 1 बाई कर दिया, छोड़ो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ सिंपली हम लोग यहीं पर कर देते हैं। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू I। अब देखो तो ये अगर 1 है और ये 2 है, दोनों को मैच करो तो कुछ मैच हो रहा है, I है ना यहाँ पर, देखो तो ये जो रिलेशन है दोनों मैच हो रहा है 1 और 2 से, यानी कि देखा जाए तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, दिख रहा है आपको। हम लोग बस इस डिड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि R इक्विवेलेंट का रिलेशन मिल जाए। देखो V बाई आर क्यू है ना, I के बराबर यही करंट है ना, I इक्वल टू V इंटू ये टोटल रेजिस्टेंस हम निकाला है इस फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो तो कि 1 बाई R इक्विवेलेंट जो होगा क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट निकालने हम लोग सोल्व करेंगे, R1 R2 का R3 का एलसीएम लेंगे, फिर इसको करना चाहते हो तो ऐसे आप कर सकते हो। रियल में कोई R इक्विवेलेंट पूछे तो ये रिलेशन अपने पास ही आया, तो कोई बोलेगा कि R इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, तो R इक्विवेलेंट या इसको 1 बाई R जो भी आप बोलो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। लेकिन बोलेगा कि R इक्विवेलेंट क्या है, तो आप सिंपल ऐसे निकाल दोगे ना, R1 R2 R3 क्या होगा, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। सो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। समझ में आया, वहां पैरेलल में क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना वैल्यू का हम लोग रखेंगे यहाँ पर, ये वाला वैल्यू का अगर इस तरह, जैसे कि कोई रेसिस्टेंस ऐसे बना हुआ है, मेरी बात सुनिए, सपोज यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये कुछ ऐसे पैरेलल है ना, पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो इसके इक्विवेलेंट ये R अगर निकलना है, ये R इक्विवेलेंट है, ये R1 है, ये R2 है, R3, तो ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये होगा, ठीक है, जब पैरेलल का केस हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इजी होता है समझने में, इसलिए इस तरह से नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं इजीली समझने के लिए, R इक्विवेलेंट क्या होता है इस तरह से हम लोग बोलते हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस 3, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। लेकिन अगर रियल में पूछा R इक्विवेलेंट कितना है, तो बेसिकली यही हुआ, इसी को डिड्यूस करके हमने निकाला, कोई नया चीज तो किया नहीं है।
यहाँ पर। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा ये होगा 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। होपफुली आप समझ गए।